अस्सलामुअलैकुम फ्यूचर नर्सेस, वेलकम बैक टू स्मार्ट नर्स एकेडमी। आज हम डाउ यूनिवर्सिटी का यूनिट 2 का पार्ट 2 हिस्ट्री टेकिंग ऑफ साइकेट्री नर्सिंग वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या आपको पता है कि जो है साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ 5 मिनट की जो है ना कम्युनिकेशन से वो ये अंदाज़ा लगा सकता है कि पेशेंट जो है ना डिप्रेशन है या मैनिक है या शिज़ोफ्रेनिक है या किसी और मेंटल इलनेस का शिकार है। ठीक है, और यही टॉपिक जो है ना मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन, जिसे हम MSE शॉर्ट फॉर्म के नाम से जाना जाता है, सही है, BSN एग्ज़ाम्स के वाइवा क्लिनिकल नर्सिंग इंटरव्यूज़ में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप इस यूनिट को एक ही वीडियो में आसान एग्जांपल्स के साथ हमेशा के लिए समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में MCQ सॉल्व करने के लिए दूंगी जिनसे एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपको आसानी हो जाएगी। अगर कोई वाइवा में आपसे पूछेगा तो आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो MSE मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता क्या है। ठीक है, इसमें जो है ना साइकेट्रिस्ट जो है ना, एक होता है फिज़िकल एग्जामिनेशन ना, जिसमें हमारी पूरी बॉडी की एग्जामिनेशन की जाती है, जबकि अब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो है ना ये साइकेट्रिस्ट करते हैं, मतलब स्पेशलिस्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारे जो पेशेंट की जो है ना मेंटल कंडीशन को इवेलुएशन करने के लिए ये यूज़ होती है। ठीक है, इसी तरह जो है साइकेट्रिस्ट जो है ना पेशेंट, जिस तरह डॉक्टर जो है ना बॉडी का इवेलुएशन करता है वो फिज़िकल एग्जामिनेशन कहलाती है, और साइकेट्रिस्ट उसी तरह जो है ना पेशेंट की स्पीच, उसकी थिंकिंग, उसके मूड, मेमोरी, अटेंशन, ओरिएंटेशन, परसेप्शन, इंसाइट और जजमेंट, इन सब को चेक करता है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज़ द साइकेट्रिस्ट वर्जन ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसमें देखो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन MSE, ठीक है, ये हमारे जो ब्रेन है और उसकी जो मेंटल कंडीशन है उसका चेकअप होता है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिज़िकल एग्जामिनेशन डॉक्टर करता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे डॉक्टर जो है ना हमारा फीवर चेक करता है, पल्स, टेम्परेचर, ये उसके ना क्या होते हैं, वेरिएंस होते हैं। इसी तरह जो साइकेट्रिस्ट जो है ना हमारे जो बात करने का जो तरीका है, अंदाज़ है, हमारी थिंकिंग को, हमारी जो मेमोरी है, हमारी इमोशंस और हमारा बिहेवियर सब चेक कर रहा होता है। ठीक है, सही है। ब्रेन के असेसमेंट के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ठीक है, In 1918, Adolf Meyer developed an outline for a standardized method to evaluate a patient's mental status for psychiatric practice. ठीक है, देखो 1918 में जो है ना एडोल्फ मेयर जो है ना उन्होंने ना एक स्टैंडर्ड तरीका बनाया था ना, हर साइकेट्रिस्ट के लिए बनाया था, ताकि जो है ना वो लोग जो है ना एक स्टैंडर्ड तरीके से पेशेंट की जो है ना मेंटल कंडीशन को चेक करें। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, अगर दो डॉक्टर एक ही तरीके से पेशेंट को देखें ना तो दोनों तकरीबन एक तरीके से सवाल करेंगे ना, तो ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड तरीका इसी को कहते हैं। मतलब उन्होंने क्वेश्चनेयर बना दिए थे। ठीक है, क्वेश्चंस बना दिए थे कि मेंटल असेसमेंट की एग्जामिनेशन को चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने पूछने हैं, उसी बेस से, इसी वजह से अब हर साइकेट्रिस्ट के पास आप जाओगे वो क्वेश्चन उसी तरह के ही करेगा। ठीक है, It combines information gathered from passive observation during the interview with data acquired through direct questioning to determine the patient's mental status at that moment. अब साइकेट्रिस्ट जो है ना वो दो तरीक़ों से इंफॉर्मेशन लेता है। ठीक है, पहले इसमें क्या था, इन्फॉर्मेशन गैदर फ्रॉम पैसिव ऑब्जर्वेशन। तो पहला जो है इसमें क्या है, पैसिव ऑब्जर्वेशन, मतलब सिर्फ पेशेंट को देख कर। ठीक है, फिर सेकेंड आता है डायरेक्ट क्वेश्चनिंग। ठीक है, मतलब क्वेश्चन, सवाल पूछ कर। ठीक है, अब दोनों इन्फॉर्मेशन को जो है ना कलेक्ट करके वो ये पता लगाता है कि इस वक्त पेशेंट की जो है मेंटल कंडीशन क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट कमरे में दाखिल होता है ना तो डॉक्टर बग़ैर कुछ पूछे देखता है कि उसने किस तरह के ड्रेस पहने हुए, सही है, उसके चलने का अंदाज़ क्या है, गेट पोस्चर क्या है, ठीक है, उसकी आई कांटेक्ट कैसा है, सही है, फेशियल एक्सप्रेशन उसके क्या हैं। फिर वो उससे क्वेश्चन करता है कि आपका नाम क्या है, आज कौन सा दिन है और आप यहाँ क्यों आए हैं। ठीक है, तो ये जो है ना
MSc का क्राइटेरिया। फिर आते हैं दिस अप्रोच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई, डायग्नोज एंड मॉनिटर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस। अब ये जो तरीका जो है ना ये इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए, किसी भी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए, ठीक है। फिर आता है उस अगर डिजीज़ है तो उसको इलाज के दौरान बेहतरी या ख़राबी देखने के लिए, ठीक है, डिजीज़ मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। Each part of the mental status examination is designed to look at a different area of mental functioning to thoroughly capture the objectives and subjective aspect of mental illness, ठीक है। देखो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का जो हर पार्ट है वो हमारे ब्रेन के अलग अलग फंक्शन को असेस कर रहा होता है, ठीक है, ताकि पता चले कि कौन सी डिजीज़ को कम्प्लीटली तौर पर देखा जा सके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जो हम खुद देखते हैं, ठीक है, पेशेंट में जो डॉक्टर खुद देखे। फॉर एग्जांपल पेशेंट अगर आहिस्ता बोल रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव है, अगर वो पेल नज़र आ रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव क्या होता है, जो पेशेंट खुद बताएगा। अगर उससे जो है ना हर वक्त उदासी फील होती है तो ये पेशेंट की खुद इंटरनल है ना। अगर वो उसे पेन होता है तो ये भी इंटरनल है, तो सब्जेक्टिव, ठीक है। फिर आता है कन्वर्जन, वर्बल पार्ट ऑफ द साइकी डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, स्मॉल टॉक। कन्वर्जन को स्मॉल टॉक भी कहते हैं, ठीक है। मतलब कन्वर्जन का मतलब ये कि पेशेंट से ना नॉर्मल कम्युनिकेशन करना ना, इसे स्मॉल टॉक भी कहते हैं ना। इसी दौरान जो है ना डॉक्टर ना बहुत सी चीज़ें ना नोट कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पेशेंट से पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, आज यहाँ कैसे आए, तो हमें जो है ना अंदाज़ा हो जाता है। इन 3 क्वेश्चन से हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसकी स्पीच कैसी है, उसका मूड किस तरह का है, और उसकी अटेंशन मतलब वो फोकस कर रहा है आपके क्वेश्चन पर या नहीं, वो ये सब देख लेता है। फिर आता है लेवल ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस, ठीक है, साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस कैन बी रिवील्ड ड्यूरिंग इनिशियल कन्वर्सेशन, सही है। तो इसमें जो है ना देखो स्टार्ट में ही जो है ना कम्युनिकेशन के स्टार्ट में ही जो है ना उसे अंदाज़ा हो जाता है कि वो डिस्टर्ब किस वजह से, ठीक है, वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। मॉनिटर वेदर ही स्टेज विथ योर क्वेश्चन और ड्रिफ्ट्स ऑफ। आपने ये देखना होता है कि पेशेंट जो है आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा है या बार बार दूसरी बातों पर चला जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी से पूछूं कि आप कहाँ रहते हैं, मतलब पेशेंट से पूछूं कि आप कहाँ रहते हैं और वो कहे कि मेरे दोस्त अच्छा है, कल बारिश हुई, फिर मैं बाज़ार गया, तो ये क्या है, उसकी अटेंशन डेफिशिएंसी, मतलब वो प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रहा। इज इस कंसंट्रेशन लिमिटेड टू इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्या जो है पेशेंट की जो इंटरेस्ट है वो लिमिटेड टॉपिक्स तक ही है, सही है। मतलब अगर क्रिकेट की बात करो तो वो पूरी तवज्जो के साथ सुनता है, लेकिन अगर आप मेडिसिन की बात करो तो वो फ़ौरन ध्यान उसका हट जाए, दूसरी तरफ चला जाए, तो मतलब कि वो क्या है, इंटरेस्टेड है, सही है, सब्जेक्ट लिमिटेड है। कैन कंसनट्रेट ओनली व्हेन ही टॉक्स और व्हेन ही लिसन्स, क्या जो है पेशेंट सिर्फ बोलते वक्त फोकस रखता है या सिर्फ सुनते वक्त फोकस रखता है। अगर वो दोनों नहीं कर सकता ना तो मतलब ये इशू है। अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन अपीयर्स ड्रोजी एंड इनअटेंटिव, मतलब शराब के नशे में पेशेंट जो है ना ड्रोजी है, सही है, मतलब उसका जो फोकस है वो कम होगा और वो सही तरह से जवाब नहीं देगा, ठीक है। ये आपने देखना कि अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन तो नहीं है। फिर डिप्रेशन डिक्रीजेस इंटरेस्ट एंड कंसंट्रेशन, देखो डिप्रेशन में जो है ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखता, ठीक है, और कंसंट्रेशन भी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हों तो आपको जो है ना बुक तो पढ़ेंगे, आप सबक तो पढ़ेंगे, लेकिन जो है ना आपको 5 मिनट बाद वो भूल जाएगा। आप जो टॉपिक पढ़ेंगे आपको वो भूल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो फोकस है वो ज़्यादा इशू की तरफ होगा, ठीक है, ना कि स्टडी की तरफ। फ्रंटल लोब लीजन इनिशियली आर अलर्ट एंड अटेंटिव बट सून लूज फोकस, ठीक है। देखो फ्रंटल लोब को जो अगर नुकसान हो जाए ना तो शुरू में तो पेशेंट बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन कुछ मिनट के बाद जो है ना उसकी जो तवज्जो है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है ना। फिर आता है स्पीच, अफेक्ट डिस्प्ले इन स्पीच एंड ऑन थिंकिंग इनवाइट योर पेशेंट टू टॉक अबाउट इमोशनल टॉपिक्स ना। तो इसमें जो है ना अफेक्ट जो है ना, अफेक्ट हम कहते हैं पेशेंट के इमोशंस को, एहसासात को, फीलिंग्स को ना।
और उसकी बातों को अब अफेक्ट जो है ना पेशेंट की बात और उसकी थिंकिंग से ज़ाहिर होता है ना, इसीलिए ना डॉक्टर जो है ना इमोशनल टॉपिक्स पर बात करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी मेंटल पेशेंट से पूछें कि आपकी जो मदर है उनकी डेथ के बाद आप कैसा फ़ील करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, इमोशनल हो जाएगा। हमने ये चेक करना होता है, ठीक है। फिर जज आर 3 डायमेंशंस, आपने जो है ना स्पीच देखते वक्त 3 चीज़ें जो है ना लाजमी चेक करनी होती हैं। सबसे पहले क्या है, फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ स्पीच, बोलने का तरीका कैसा है, थिंकिंग सोचने का अंदाज़ कैसा है, एक्कम्पेनिंग इफेक्ट मतलब जज्बात के साथ मौजूद है या नहीं, ठीक है। फॉर स्पीच डिस्टर्बेंसेस लिसन टू आर्टिकुलेशन रिदम एंड फ्लो। देखो अगर स्पीच में जो है ना हमने 3 चीज़ें सुननी होती हैं। पहला आर्टिकुलेशन मतलब वो वर्ड सही तरह से निकाल पा रहे, रिदम उसके बोलने का रिदम कैसा है, फ्लो मतलब बात वो मुसलसल कर रहा है, कंटिन्यूसली कर रहा है या रुक रुक कर रहा है, ठीक है। फॉर थिंकिंग मॉनिटर वर्ड यूसेज ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर ना, सोच को इवेलुएट करने के लिए आपने क्या देखना होता है कि वो वर्ड्स कैसे यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसकी ग्रामर सही है या नहीं, उसके सेंटेंस कंप्लीट हैं या नहीं, ठीक है। फॉर अफेक्ट नोटिस लेटेंसी ऑफ रिस्पॉन्स, स्पीड, टोन, अमाउंट, लाउडनेस एंड इन्फेक्शन, ठीक है। अफेक्ट चेक करते वक्त ना आपने ये चीज़ें देखनी है। पहला लेटेंसी, जवाब देने में जो है ना उसको कितना वक्त लगता है, ठीक है। स्पीड मतलब वो तेज़ बोल रहा है या आहिस्ता, टोन मतलब आवाज़ उसकी खुश है या उदास है, अमाउंट आपने देखनी है कि वो कम बात कर रहा है या ज़्यादा बात कर रहा है, ठीक है। लाउडनेस मतलब ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है या हल्की आवाज़ में, ठीक है। इन्फ्लेक्शन का मतलब ये है कि वो आवाज़ में जो है ना हल्की और तेज़ है या बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। मतलब जैसे फ्लैट इफ़ेक्ट होता है ना कि कोई इमोशन नहीं होता, इसी तरह साउंड जो है ना अगर वो स्पीच करे और बिल्कुल रोबोट की तरह कर रहा है, ना कोई इमोशन ज़ाहिर हो रहे ना कुछ, तो वो कंडीशन कहलाती है इन्फ्लेक्शन। फिर आता है स्पीच एंड थिंकिंग ना, स्पीच ना 4 चीज़ों से हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं ना। पहला रेट मतलब वो कितनी तेज़ी से बोलता है। अक्सर जो है ना मेनिया में जो है ना पेशेंट क्या बोलते हैं, तेज़ी से बोलता है, रैपिड स्पीच होती है ना। और डिप्रेशन में जो है ना अक्सर स्लो स्पीच होती है। वॉल्यूम उसकी आवाज़ कितनी ऊंची है, ठीक है। लाउड जो है मेनिया में होती है क्योंकि मेनिया जो है ना क्या है, हाइपर एक्टिव स्टेज होता है, और डिप्रेशन जो है वो हाइपो एक्टिव होता है, तो वो सॉफ्ट आवाज़ होगी डिप्रेशन में। अमाउंट मतलब वो कितनी बात करता है, सही है। पॉजिटिव, म्यूटनेस, प्रेशर्ड स्पीच, ठीक है। पॉजिटिव मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा जो है ना रुक रुक कर बोलता है, ठीक है। फिर आते हैं म्यूटनेस, बिल्कुल म्यूट रहता है, बिल्कुल भी नहीं बोलता। प्रेशर्ड स्पीच मतलब बहुत ज़्यादा और मुसलसल बोलता रहता है, जैसे मेनिया में होता है अक्सर, ठीक है। पॉजिटिव में मतलब बहुत कम बोलता है, इसे हम पॉवर्टी ऑफ स्पीच के नाम से भी कहते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक, स्लटरिंग और स्लरिंग ना, अच्छा स्लटरिंग जो है ना कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो किस टाइप का बोल रहा है। स्टटरिंग का मतलब होता है हकला के बोल रहा है, और स्लरिंग का मतलब ऐसे वर्ड जो समझ ही नहीं आ रहे करके बोल रहा है, ठीक है, सही है। फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। डिस्टर्ब आर्टिकुलेशन, डिसआर्थिया और स्लरिंग ऑफ स्पीच ऑफन इंडिकेट्स एन ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर और इंटॉक्सिकेशन स्पेशली विद सेडेटिव और अल्कोहल, ठीक है। देखो अगर पेशेंट के वर्ड्स जो है ना सही वाज़ा ना हो ना, जैसे डिसआर्थिया डिफ़िकल्टी इन स्पीच या स्लर्ड स्पीच हो, तो ये जो है ना हमारे ये जो है ना ब्रेन या तो कोई डिजीज़ हो या किसी भी नशे के इस्तेमाल की वजह से ना ये होता है ना, स्लर्ड स्पीच होती है और डिसआर्थिया होता है ना। अगर पेशेंट अल्कोहल या सिडेटिव यूज़ कर रहा है तो ये उसके सिम्टम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं कि पेशेंट जो है मेंटली अफेक्टेड हो। डिस्टर्ब रिथम ऑफ स्पीच इसका डिस्प्रोसोडी। देखो डिस्प्रोसोडी का मतलब ये कि अगर पेशेंट के जो है ना स्पीच या बोलने का रिदम ख़राब हो जाए ना, तो ये डिस्प्रोसोडी उसको कहते हैं। कंटिन्यूस फ्लो ऑफ स्पीच और प्रेशर इज़ ऑफन एसोसिएटेड विथ मेनिया। अगर पेशेंट जो है ना बग़ैर रुके कंटिन्यूस बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, और प्रेशर्ड स्पीच उसे कहते हैं जो ज़्यादातर मेनिया में होती है ना, वो नहीं बेचारा होता लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है उसको। डिफ़िकल्टी टू इंटरप्ट, इट कैन इंडिकेट अ लैक ऑफ इनहिबिटरी कंट्रोल, ठीक है।
अगर पेशेंट को दरमियान में रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो ना, तो इसका मतलब ये कि उसमें अपने आप को रोकने की जो इनहिबिटरी कंट्रोल है, वो अपने आप को जो रोकने की जो सलाहियत है वो उसमें क्या है, कम है। कंटिन्यूस सेंसलेस वर्ड फ्लुएंसी इज कॉल्ड वर्ड सैलेड। देखो, अगर पेशेंट जो है ना मुसलसल ऐसे अल्फाज बोले जिनका आपस में कोई भी मतलब ना हो, तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं वर्ड सैलेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट बोले दरख्त, किताब, आसमान, पानी, घड़ी, सब्ज, दौड़ रहा है, तो ये तो सिर्फ वर्ड्स हैं, लेकिन इनका आपस में कोई कनेक्शन या कोई लिंक नहीं है, और ना ही इनका कोई सेंस बनना और ना ही इनकी कोई मीनिंग, ठीक है। सही है। फिर आगे हम पढ़ते हैं व्रेनिक्स एरिया इन द टेम्पोरल लोब्स ऑफ द डोमिनेंट हेमिस्फीयर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकोडिंग स्पीच, ठीक है। हमारे ब्रेन के ना व्रेनिक्स एरिया ना, ये व्रेनिक्स एरिया जो है ना स्पीच डिकोडिंग सेंटर जो है, इसका काम होता है कि दूसरों की बात को क्या करना, इंटरप्रेट करना, मतलब दूसरों की बात को समझना। ये बात याद रखना, हमारे ब्रेन के व्रेनिक्स एरिया वर्निक्स एरिया, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं स्पीच डिकोडिंग सेंटर ना। इसका काम होता है दूसरों की बात को समझना। अगर ये पार्ट ख़राब हो जाए तो पेशेंट बोल तो सकता है, लेकिन उसकी जो बातें हैं वो बेमायने हो सकती, मतलब उनका कोई सेंस नहीं होता, और दूसरों को भी जो है उनकी बात समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। स्पीच एंड अफेक्ट लेटेंसी ऑफ रिस्पॉन्स इंडिकेट वेरियस डिसऑर्डर्स। देखो, जवाब देने में देर या जल्दी होने से ना डिफरेंट मेंटल कंडीशंस की तरफ इशारा करती है, ठीक है। अगर डिप्रेशन है तो जाहिर सी बात है पेशेंट जो है ना बहुत देर से जवाब देगा। मैनिया है तो वो जल्दी जवाब देगा क्योंकि ये एक्साइटेड होता है। शिज़ोफ्रेनिया है तो जवाब देने का वक्त जो है ना उसका कभी वो जल्दी दे सकता है, कभी देर से दे सकता है, ठीक है। फिर आता है थिंकिंग। थ्री क्राइटेरिया हैव टू जज थिंकिंग। अब 3 क्राइटेरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, थिंकिंग को जज कर इवेलुएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। पहला है कंसेप्ट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ वर्ड्स मतलब हमने जो है ना अल्फाज का मतलब समझना है, मतलब जो वो वर्ड्स बोल रहा है उसका मतलब आपको समझ आ रहा है। टाइटनेस ऑफ एसोसिएशन मतलब ख़यालात, जो उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो सोच है वो आपस में लिंक कर रही है, उसका आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। तीसरा देखना है कि गोल डायरेक्टेड है या नहीं। गोल डायरेक्ट मतलब क्या वो जो बात कर रहा है वो अपने मकसद तक जा भी रही है या नहीं, ठीक है। पेशेंट विद डिस्टर्ब वर्ड कंसेप्ट यूज वर्ड इन अ कॉन्क्रीट और ऑवन इंक्लूसिव मैनर। देखो, अगर पेशेंट को अल्फाज के असल मतलब की समझ ना हो ना, तो वो कंक्रीट थिंकिंग करेगा, मतलब उसके जो है ना लफ्ज़ी मतलब लेगा, ठीक है। वो उसके पीछे छुपा हुआ जो कंसेप्ट है वो उसको नहीं समझेगा। या ओवर इंक्लूसिव थिंकिंग में जो है ना वो एक्स्ट्रा चीज़ों को भी शामिल कर देगा, ठीक है। फिर आता है कंक्रीट थिंकिंग के बारे में जो है ना थोड़ा कंसेप्ट इसको क्लियर करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक डॉक्टर जो है ना एक पेशेंट से पूछे कि आप यहाँ क्यों आए, और पेशेंट बोले मैं गाड़ी में आया हूँ, तो डॉक्टर पूछ रहा था कि आपकी बीमारी या मसला क्या है, उसका मतलब ये था, लेकिन पेशेंट जो है ना वो उसका लफ्ज़ी मायने लिया, लिटरल मीनिंग ली। तो इस थिंकिंग को क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। सही है। आगे कॉन्क्रीट थिंकिंग कैन बी डिटेक्टेड बाय आस्किंग द पेशेंट टू इंटरप्रेट अ प्रोवर्ब। देखो, कॉन्क्रीट थिंकिंग को जो है ना इवेलुएट करने के लिए हम पेशेंट को कहेंगे आप जो है किसी प्रोवर्ब मतलब यानी कहावत का मतलब पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप पेशेंट को कहें कि ऑल द ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, मतलब हर चमकने वाली चीज़ कीमती सोना नहीं होती, ठीक है। इसका नॉर्मल जवाब तो ये है ना कि हर चमकने वाली चीज़ कीमती सोना नहीं होती, लेकिन जो कंक्रीट थिंकिंग वाला बंदा होगा वो कहेगा कि सोना ही चमकता है, मतलब वो सिर्फ जो है ना लफ्ज़ी मतलब लेगा, उसका जो असल मतलब है वो उसको समझ नहीं आएगी, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ते हैं ओवर इंक्लूसिवनेस ना। ओवर इंक्लूसिवनेस द अपोजिट ऑफ कंक्रीट थिंकिंग, एक्सपेंड द कंसेप्ट ऑफ अ वर्ड। देखो, ओवर इंक्लूसिव थिंकिंग का मतलब है कि पेशेंट जो है एक लफ्ज़ का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा फैला देता है ना,
ये कंक्रीट थिंकिंग के बिल्कुल अपोजिट होती है। कंक्रीट थिंकिंग में जो है ना लफ्ज़ का जो है ना लफ्ज़ी मायने लिया जाता है, जबकि ओवर इंक्लूसिव थिंकिंग में जो है ना एक वर्ड से गैर ज़रूरी बातें भी जो है ना वो लिंक कर देता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो है ना डॉक्टर जो है ना डॉक्टर ने एक पेशेंट से पूछे कि आप यहाँ किस मसले की वजह से आए, यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल भी दी हुई है, ठीक है। तो पेशेंट कहेगा, तो पेशेंट द वेस्ट, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द वेस्ट, द वाइंड ब्लोज फ्रॉम द वेस्ट, माई प्रॉब्लम्स कम फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। देखो डॉक्टर इसमें क्या पूछ रहा था, सिर्फ बीमारी पूछ रहा था, व्हाट प्रॉब्लम ब्रॉट यू हेयर, आप यहाँ किस मसले की वजह से हैं। लेकिन पेशेंट क्या जवाब दे रहा है, पेशेंट मरीज़ वेस्ट के बारे में गैर ज़रूरी लंबी कहानी शुरू कर रहा है ना यहाँ पे। तो ये जो थिंकिंग है ओवर इंक्लूसिव थिंकिंग है, मतलब इसमें जो है ना वो एक्स्ट्रा डिटेल्स देता है, ठीक है, काम की बात वो नहीं बताता। फिर आता है थिंकिंग, टाइटनेस ऑफ एसोसिएशन एंड गोल ओरिएंटेड। इसमें जो है ना डॉक्टर ये देखता है कि पेशेंट के ख्यालात आपस में लिंक हैं, उनका जो है आपस में कांटेक्ट है भी या नहीं, क्या पेशेंट जो है ना अपनी बात जो है ना असल मकसद तक पहुंचा पा रहा है या नहीं, गोल ओरिएंटेड है या नहीं। हाउ टेडली डज योर पेशेंट कनेक्ट वर्ड्स एंड सेंटेंस। देखो ये इसमें आपने ये चेक करना होता है कि पेशेंट की बातें एक दूसरे से लिंक कर रही हैं या नहीं, अगर नहीं कर रही तो ये जो है ये क्या है, थिंकिंग डिसऑर्डर हो सकता है। फिर आता है क्लैंग एसोसिएशन ना, इसमें जो है पेशेंट जो है ना मायने नहीं बल्कि आवाज़ की रिदम की बुनियाद पर अल्फाज बोलता है, ठीक है, राइमिंग की बुनियाद पर, ठीक है, जैसे कैट, बैट, हैट, मैट, ठीक है। मतलब अल्फाज की जो ऐसे अल्फाज बोलते हैं जो जिनकी मिलती जुलती आवाज़ें होती हैं लेकिन उनका मतलब मिलता जुलता नहीं होता है, ये अक्सर मेनिया में ज़्यादा होते हैं ये कंडीशन, क्लैंग एसोसिएशन, ठीक है। फिर आता है ब्लॉकिंग, बात करते करते ना इसमें अचानक रुक जाता है, ऐसे लगता है कि जैसे उसका ब्रेन खाली हो गया हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी पेशेंट से पूछें कि आप कहाँ रहते हैं, तो पेशेंट बोलेगा मैं कराची में, फिर रुक जाएगा, फिर बोलेगा मुझे याद नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, थॉट ब्लॉकिंग भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ ना, इसमें जो है पेशेंट के जहन में इतने सारे ख्यालात बहुत तेज़ी से एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर चले जाते हैं ना, कभी बोलते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, फिर बोलते हैं वैसे कल बारिश हुई, फिर बोले बारिश से फसल अच्छी होती है, मुझे आम पसंद है। तो ये जो है मेनिया में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। फिर आता है वर्ड सैलेड, वर्ड सैलेड में जो है ना ऐसे वर्ड्स बोलता है जिनका आपस में कोई मतलब ना हो। इसकी एग्जांपल में आता है, सही है, कि किताब, पानी, पंखा, आसमान, दौड़ रहा, सब्ज़, मेज़। देखो वर्ड्स तो इसमें मौजूद है ना, वर्ड्स तो इसमें भी मौजूद है लेकिन इनका कोई मायने ही नहीं है, ठीक है। और ये ज़्यादातर शिज़ोफ्रेनिया में होता है, ठीक है। जब हमारे पास वर्ड्स मौजूद हो लेकिन उनका कोई मायने ना हो तो ये शिज़ोफ्रेनिया में। और मेनिया में क्या होता है कि आइडियाज़ जो है ना एक दूसरे से लिंक नहीं कर रहे होते। ये बात ये जो आपने याद रखनी है, जब वर्ड्स आपस में लिंक ना करें और कोई सेंस ना दे तो वो शिज़ोफ्रेनिया, सेंस ना बने ऐसे सेंस, ऐसे शिज़ोफ्रेनिया, सही है। अगर आइडियाज़ आपस में लिंक्स ना करें तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। फिर आते हैं लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, मतलब ख़यालात के दरमियान का जो कांटेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, लिंक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगर आप किसी पेशेंट, डॉक्टर पूछे किसी पेशेंट से कि आप क्यों आए, तो पेशेंट बोलेगा मेरे जूते अच्छे हैं, ठीक है, मेरी बहन लाहौर में, तो ये दोनों तो अलग अलग बातें हैं ना, मतलब इन दोनों का तो आपस में लिंक ही नहीं था। फिर आते हैं सिर्कमस्टेंशियल स्पीच ना, इसमें पेशेंट जो है ना असल जवाब देता है लेकिन बहुत गैर ज़रूरी तफसील भी साथ में देता है, ठीक है। डॉक्टर पेशेंट से पूछे कि आपकी उम्र क्या है, और पेशेंट बोले जब मैं छोटा था, फिर स्कूल गया, फिर कॉलेज गया, अब मेरी उम्र 25 साल है। देखो इसमें जो है वो जवाब तो उसने दिया लेकिन पहले जो है ना वो एक्स्ट्रा डिटेल देगा, ठीक है। फिर आता है टेंजेंशियल स्पीच ना, टेंजेंशियल स्पीच में असल सवाल का जवाब ही नहीं देता, ठीक है। डॉक्टर उससे पूछे कि आप यहाँ क्यों आए और वो कहे आज मौसम अच्छा है, मतलब जवाब उसने नहीं दिया, सही है। टेंजेंशियल और सिर्कमस्टेंशियल स्पीच में यही फ़र्क है कि सिर्कमस्टेंशियल में जो है ना वो घूम घूम के बात को वो जवाब तो दे देता है, लेकिन जबकि टेंजेंशियल में वो जवाब नहीं देता है, एक्स्ट्रा बातें सिर्फ करता है। फिर आता है क्लिनिकल इम्प्लीकेशन ना, इसमें आते हैं स्पीच डिस्टर्बेंस, स्पेसिफिक ब्रेन डिस्टर्बेंस, ठीक है, मतलब स्पीच में ख़राबी जो है ना वो हमारे ब्रेन में किसी न किसी चीज़ के डिस्टर्ब होने की का सिम्टम हो सकता है, ठीक है।
मैनिक पेशेंट शो प्रेशर्ड स्पीच। जो अक्सर मैनिक पेशेंट होता है ना वो बहुत तेज़ी से और कंटिन्यूसली बोलता रहता है, ठीक है, प्रेशर्ड स्पीच में, ठीक है। डिप्रेशन, रिलक्टेंट टू स्पीक एट ऑल। डिप्रेशन में जो है ना पेशेंट जो है ना वो बहुत कम बोलता है या बोलने से जो है ना वो कतराता है, भागता है। फिर आता है कंटिन्यूस सेंसलेस वर्ड्स फ्लुएंसी इज कॉल्ड वर्ड सैलेड, ठीक है। वर्ड सैलेड का मतलब ये है कि कंटिन्यूसली जो है ना ऐसे वर्ड्स बोलना जिनका कोई मायने ना हो, ठीक है, उसे हम वर्ड सैलेड कहते हैं। ओरिएंटेशन, टाइम इज़ अ सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन चेक करने में जो है ना टाइम सबसे अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जैसे आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है, इसमें हम देखेंगे कि पेशेंट जो है ना क्या है, ओरिएंटेड है या नहीं। ओरिएंटेशन की 3 चीज़ें होती हैं ना, पर्सन, प्लेस और टाइम, सही है। पर्सन, आपका नाम क्या है, आप कौन हैं, प्लेस, आप कहाँ हैं, टाइम, आज कौन सा दिन है, ये पेशेंट को पता होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें उसको पता है तो मतलब वो पेशेंट क्या है, ओरिएंटेड है। अच्छा, फिर आता है मेमोरी। मेमोरी इज़ ब्रॉडली डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंसेस। देखो मेमोरी जो है ना मतलब इसमें जो है ना पास्ट की जो भी बातें हों याद रखने का और उसे दोबारा याद करने की जो एबिलिटी होती है वो मेमोरी कहलाती है। मतलब जो पुरानी बातें होती हैं उसको कुछ लोग होते हैं उनको याद रहती हैं बातें भी, और उसे दोबारा याद करने की जो एबिलिटी होती है वो क्या कहलाती है, मेमोरी। रिमोट मेमोरी, प्लेस ऑफ बर्थ, नेम ऑफ स्कूल। अब रिमोट मेमोरी में जो है ना बहुत ज़्यादा पुरानी यादें आ जाती हैं, जैसे आप कहाँ पैदा हुए थे, ठीक है, किस स्कूल में आपने पढ़ा, ठीक है, तो वो इसमें आता है। फिर आता है रिसेंट मेमोरी, इसमें जो है ना कुछ हफ्ते पहले की या 24 घंटे पहले की जो बातें होती हैं, ठीक है, वो आती है रिसेंट मेमोरी में, ठीक है। जैसे कल क्या खाया था, आज सुबह नाश्ते में क्या खाया, ठीक है। फिर आते हैं इमीडिएट मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी में जो है ना कुछ सेकंड या मिनट पहले की बातें याद रखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम डॉक्टर जो है ना ये 3 डॉक्टर ना पेशेंट को बोलेगा कि आपने जो है ना ये 3 अल्फाज याद रखने हैं, ठीक है। मेमोरी चेक करने के लिए डॉक्टर क्या बोलेगा पेशेंट को कि ये 3 अल्फाज आप याद रखें, एप्पल, चेयर, बुक। और फिर 5 मिनट बाद पेशेंट से पूछेगा, अगर उसे याद होंगे तो मतलब उसकी मेमोरी ठीक है, अगर उसे याद ना हो तो मतलब मेमोरी रिटेंशन में बहुत ज़्यादा इशू है। कॉन्फिबुलेशन इज़ बीइंग यूज्ड। कॉन्फिबुलेशन जो है ना जब पेशेंट को जो है ना असल बात याद नहीं होती ना तो वो गलत लेकिन ख़ुद से बनाई हुई कहानी बता देता है ना, और उससे वो सच समझ रहा होता है। लेकिन इसमें जो है ना वो जानबूझकर झूठ नहीं बोलता, ठीक है, सही है। अगर डॉक्टर उससे पूछे कि आप कल कहाँ थे, पेशेंट बोले कि मैं वज़ीर आज़म से मिला था, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ ही नहीं, ठीक है, सही है। ये मेंटल कंडीशन की वजह से होता है, ये सच में वो जानबूझकर झूठ नहीं बोल रहा होता, ये आपने जहन में रखना है। पेशेंट विथ मेमोरी डिस्टर्बेंस फोकस ऑन इवेंट डेट दे रिमेंबर। देखो मेमोरी ख़राब होने पर जो है ना पेशेंट सिर्फ वही बातें बताएगा जो उसे याद होंगी, ठीक है। डिस्टॉर्शन ऑफ मेमोरी, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स कैन डिस्टॉर्ट मेमोरी। जितने भी जहनी बीमारियां हैं या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं वो हमारी मेमोरी को क्या करते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। मतलब मेमोरी को हमारे रॉन्ग अंदाज में पेश करते हैं, गलत अंदाज में पेश कर सकते हैं। डिप्रेस पेशेंट में मिनिमाइज अचीवमेंट्स। डिप्रेशन वाला जो पेशेंट है वो अपनी जो सक्सेस है उसको बहुत कम समझता है। डॉक्टर पूछेगा आपने MBBS किया, पेशेंट कहेगा नहीं वो कोई ख़ास बात नहीं है, मतलब उसकी जो सक्सेस है वो उसको इतना सीरियस नहीं लेता, अपने अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट नहीं करता। मैनिक पेशेंट में एक्सेगरेट हिज अचीवमेंट्स। मैनिक वाला जो पेशेंट होगा वो अपनी कामयाबियों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है, ठीक है। वो फॉर एग्जांपल वो कहेगा कि मैं दुनिया का जो है ना सबसे बेहतरीन डॉक्टर हूँ, ठीक है। द शिज़ोफ्रेनिक में रिपोर्ट इनजस्टिसेस एंड परसिक्यूशंस दैट नेवर हैपन। शिज़ोफ्रेनिया में जो है ना पेशेंट ऐसी बातें बता सकते हैं जो हकीकत में कभी नहीं हुई। फॉर एग्जांपल वो ये कहेगा कि सब लोग मुझे मारना चाहते हैं, सही है, या फिर वो ये कहेगा कि जो पुलिस है वो मेरी जासूसी कर रही है। तो ये चीज़ें जो है ना वो हकीकत में तो नहीं है लेकिन वो क्या बोलेगा। अफेक्ट इज़ द विजिबल एंड ऑडिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पेशेंट्स इमोशनल रिस्पॉन्स टू आउटसाइड एंड इनसाइड इवेंट्स। अफेक्ट जो है ना ये वो इमोशंस होते हैं जो फेस, सही है, आवाज़ और हमारे जो फिज़िकल मूवमेंट से नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है।
इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन पोस्चर, फेशियल एंड बॉडी मूवमेंट एंड इन टोन ऑफ वॉइस एंड वर्ड सिलेक्शन। अफेक्ट जो है ना उन चीज़ों से जो है ना ये ज़्यादा एक्सप्रेस होता है, जैसे हमारा फेस हो गया, हमारी बॉडी लैंग्वेज हो गई, हमारी आवाज़ हो गई, वर्ड सिलेक्शन हो गई। ये सारी चीज़ें किसको एक्सप्रेस कर रही होती हैं? अफेक्ट को। ठीक है, देखो अफेक्ट और मूड में फ़र्क होता है ना। अफेक्ट इज़ मोमेंट्री लास्टिंग एज शॉर्ट एज 1 or 2 सेकेंड। अफेक्ट जो है ना कुछ सेकेंड के लिए होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अचानक हंसना या हैरान हो जाना। ठीक है, जबकि मूड जो है ना लास्ट लॉन्गर। मूड जो है ना घंटों, दिनों या हफ्तों तक रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई दिनों से उदास है, तो ये क्या है? मूड है। डिस्टर्ब अफेक्ट इज़ ऑब्जर्व बाय यू। जबकि जो अफेक्ट अगर डिस्टर्ब होता है ना तो ये सिर्फ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं खुद, ये सब्जेक्टिव है। अफेक्ट को डॉक्टर खुद देखता है, सॉरी ये ऑब्जेक्टिव है। सही, अफेक्ट को क्या करते हैं? डॉक्टर खुद देखता है, ये साइन है। ठीक है, जबकि मूड जो है ना, डिस्टर्ब मूड इज़ रिपोर्टेड बाय योर पेशेंट। अब ये जो है ना मूड पेशेंट खुद बताएगा, ये सिम्टम है जो पेशेंट खुद फील करता है। ठीक है, बस ये याद रखना कि मूड जो है सब्जेक्टिव है और अफेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव है। अफेक्ट हैज़ 3 फंक्शंस। ठीक है, सेल्फ परसेप्शन वी लाइक और हेट। अफेक्ट प्रोवाइड अस विद एन इमोशनल वैल्यू जजमेंट। अफेक्ट हमें ये बताता है कि हमें कौन सी चीज़ जो है ना हम लाइक करते हैं या कौन सी चीज़ हम अनलाइक करते हैं। कम्युनिकेशन फिजिकल मैनिफेस्टेशन, हम अपने जो जज्बात हैं हमारे फेस और बॉडी के ज़रिए दूसरों तक पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है, मोटिवेशन, हमारी जो इमोशन है हमें किस अमल की तरफ ले जा रही है। ठीक है, अगर हम गुस्से में होंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा? लड़ाई की तरफ ले जाएगा। अगर हम खुश में हैं तो हम मुस्कुराएंगे। फिर आता है ऑब्जर्वेशन ना, तो ऑब्जर्वेशन जो है इसमें फ्लैट इफ़ेक्ट आता है। मतलब फ्लैट इफ़ेक्ट ये वो इफ़ेक्ट होता है जिसमें चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं होता, सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन होता है, बिल्कुल फ्लैट। लेबाइल इफ़ेक्ट जो है ना, स्लाइड में जो है ना इसको लाइबिलिटी लिखा है, लेकिन करेक्ट जो है ना ये लेबाइल इफ़ेक्ट पड़ा था। ठीक है, इसमें जो है ना जज्बात बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं ना, 1 मिनट में कई बार जो है ना इमोशंस चेंज होते रहते हैं। फिर आता है यूथेमिक मूड। यूथेमिक मूड इसमें नॉर्मल और बैलेंस मूड होता है, ना बहुत ज़्यादा खुश होता है ना बहुत ज़्यादा उदास होता है। फिर हम पढ़ते हैं एक्सप्लोरेशन को ना। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में ना आखिर में डॉक्टर ने ये चीज़ें भी चेक कर रहा होता है। सही है, सबसे पहले तो वो मूड देखता है। ठीक है, मूड मतलब पेशेंट की जो है ना मूड, इमोशंस की कंडीशन क्या है, एनर्जी उसके पास कितनी एनर्जी है, परसेप्शन, क्या वो ऐसी चीज़ें देख या सुन रहे हैं जो हकीकत में है या नहीं, मतलब परसेप्शन में हेलुसिनेशन को चेक करता है। ठीक है, फिर आता है कंटेंट ऑफ थिंकिंग। ठीक है, कंटेंट ऑफ थिंकिंग का मतलब ये है कि पेशेंट के जो ख़यालात हैं वो किस बारे में, मतलब वो वहम है या डेलूजन है। ठीक है, डेलूजन मतलब फाल्स लेकिन पक्का बिलीफ होता है। फिर आते हैं इंसाइट। क्या इंसाइट का मतलब है कि क्या पेशेंट को अपनी डिजीज़ या बीमारी का एहसास है या नहीं। फिर आता है जजमेंट, क्या पेशेंट सही और गलत का फ़ैसला कर सकता है। ठीक है, ये आपने देखना होता है। ओवरऑल हमने क्या पढ़ा था? कंक्रीट थिंकिंग का मतलब होता है लफ्ज़ी मतलब लेना। ओवर इंक्लूसिव का मतलब एक लफ्ज़ का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा फैला देता है। ब्लॉकिंग, अचानक बात करते करते रुक जाता है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में ख़यालात जो है बहुत तेज़ी से बदलता है। मेनिया में होती है ये कंडीशन। सर्कमटेंशियल में हमने पढ़ा कि गैर ज़रूरी तफसील के बाद असल जवाब देता है। ठीक है, टेंजेंशियल में असल सवाल का जवाब ही नहीं देता, सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। वर्ड सैलेड में ये ऐसे वर्ड्स देते हैं जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होती। शिज़ोफ्रीनिया में अक्सर ये होता है। ठीक है, सैलेड, ऐसे सैलेड और ऐसे शिज़ोफ्रीनिया। रिमोट मेमोरी में पुरानी यादें होती हैं। रिसेंट मेमोरी में जो है ना 24 घंटे या 1 हफ्ते पहले की यादें होती हैं। इमीडिएट में कुछ सेकंड या कुछ मिनट पहले की याद होती है। कन्फब्युलेशन में हमने पढ़ा था अगर उसे कोई बात या चीज़ याद ना हो तो वो खुद से कहानी बना देता है। ठीक है, अफेक्ट ये डॉक्टर खुद देखता है। ठीक है, अफेक्ट में कुछ सेकंड की एक्सप्रेशन होते हैं, जबकि मूड जो है ना ये लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, पेशेंट खुद बताता है, ये सिम्टम होता है। मूड सिम्टम है और अफेक्ट क्या है? साइन है। अफेक्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव है ना, जबकि मूड जो है सब्जेक्टिव है। फ्लैट इफेक्ट में कोई इमोशन जाहिर नहीं होते। लेबाइल इफेक्ट में बार बार इमोशन चेंज होता है और यूथाइमिक में मूड
नॉर्मल रहता है। आगे हम पढ़ते हैं मूड को। अ लॉन्ग टर्म फीलिंग स्टेट, मूड जो है ना बहुत लॉन्ग टर्म इंसान के जो है ना लंबे टाइम तक जो कंडीशन रहती है ना, सही है, इमोशन की, वो मूड कहलाती है, ठीक है, सही है। जबकि इफेक्ट जो है ना कुछ सेकंड का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जैसे हमारे फेस एक्सप्रेशन, वॉइस एक्सप्रेशन, ठीक है, ये आ गया। जबकि मूड में ये हॉर्स, डेज और वीक्स तक रहता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स जो है ना 2 हफ्तों से खुश है तो ये मूड है, अगर 2 हफ्तों से उदास है तो ये भी मूड है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये क्या होता है, हॉर्स, डेज और वीक्स तक रहता है। मूड डायमेंशंस, ठीक है, पहला है क्वालिटी, रिएक्टिविटी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन। देखो मूड को जो है ना हम 4 चीज़ों से इसमें लिखा है कि इवेलुएट कर सकते हैं ना, डायमेंशन। पहला क्वालिटी, क्वालिटी आपने ये देखना होता है कि मूड कैसा है। रिएक्टिविटी, मूड उसका उस पेशेंट का बदलता है या नहीं, या एक ही मूड में। इंटेंसिटी आपने देखना है कि कितना शदीद है, कितना डीप है। ड्यूरेशन आपने देखनी है कि कितनी देर तक रहता है, ठीक है, कितने टाइम तक। फिर क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ मूड कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम ऑब्जर्व इफेक्ट। सिर्फ पेशेंट का हम जो है चेहरा देखकर उसके मूड का सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सही, मूड को इवेलुएट करने के लिए हमें पेशेंट से क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। पहला, हाउ डू यू फील मोस्ट ऑफ द डे, आप ज़्यादातर दिन में कैसा महसूस करते हैं ना, ये क्वेश्चन आपने पूछना होगा। हाउ डू यू फील नाउ, आप उस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, तो ये हम पूछेंगे। अगर पेशेंट आंसर करे कि गुड, इनर्जेटिक, हाई, डिप्रेस्ड, टायर्ड, तो पेशेंट जो है ना अच्छा, गुड होगा तो अच्छा, इनर्जेटिक मतलब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, हाई बहुत खुश, डिप्रेस का मतलब है कि वो थका हुआ, ये आपने देखना है। और एम्बिजियस, आई फील रफ, आई हैव बीन सिटिंग ऑन द स्विंग अलॉट, ओके आई गेस। देखो कभी पेशेंट जो है ना सही जवाब नहीं दे रहा होता है ना, जैसे अगर आप उससे पूछो वो कहेगा पता नहीं, बस ठीक हो, शायद अजीब सा लग रहा है, तो ये एम्बिगियस मतलब कंफ्यूजिंग होते हैं। बंदा जो है ना अच्छा समझ सकता है और ना इनको बुरा समझ सकता है, ठीक है। फिर आता है मूड असेसमेंट क्वेश्चन ना, नीचे लिखे हुए हैं और एम्बिगियस के नीचे। डू यू एंजॉय टॉकिंग टू मी, मतलब हम पेशेंट से पूछ रहे होते हैं क्या आपको मुझसे बात करके अच्छा लग रहा है। डू यू गेट फन फ्रॉम योर हॉबीज़, क्या आपको अपने हॉबीज़ मतलब अपने जो इंटरेस्ट है उनसे खुशी मिलती है या नहीं। व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन द फ्यूचर, आप जो है ना फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। तो डिप्रेशन वाला पेशेंट क्या कहेगा, कुछ नहीं। डू यू गेट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम योर वर्क एंड द थिंग्स यू डू एवरी डे, क्या आपको अपने रोज़ाना डेली के कामों से खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलती है। हाउ इज़ योर स्लीप, एपिटाइट, सेक्स ड्राइव, एनर्जी। डॉक्टर ये भी पूछ रहा होता है कि आपकी नींद कैसी है, भूख कैसी है, ठीक है, सेक्स ड्राइव कैसी है, एनर्जी कैसी है, क्योंकि ये सब जो है ना मूड से अफेक्ट होते हैं। फिर आता है रिएक्टिविटी ना, लैक ऑफ रिएक्टिविटी इज टिपिकल फॉर इंडोजीनियस डिप्रेशन ना। अगर किसी का मूड किसी भी अच्छी न्यूज़ सुन के भी अच्छा ना हो तो उसे लैक ऑफ रिएक्टिविटी कहते हैं ना। ये इंडोजीनियस डिप्रेशन में होता है, ठीक है, मतलब इंटरनल डिप्रेशन की वजह से होता है। नथिंग कुड चेयर अप मिस्टर एक्स वाई जेड, नॉट इवन हिज सन विजिट। देखो ये ना इसकी एग्जांपल दी हुई ना, मतलब ये कि मिस्टर एक्स वाई जेड थे, उनका बेटा जो है ना आउट ऑफ कंट्री से आया है, फिर भी जो है ना पेशेंट खुश नहीं हुआ, ये लैक ऑफ रिएक्टिविटी है। इन कंट्रास्ट डिस्फोरिक पेशेंट विद ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर एंड सम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फील बेटर इफ देयर सोशल सिचुएशन इम्प्रूव्स। अगर हम कंट्रास्ट में देखें तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जैसे ड्रग अब्यूज़र्स या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स से अफेक्टेड जो पेशेंट्स होते हैं, अगर उनको अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए ना तो उनका मूड बेहतर हो जाता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर उनके दोस्त आ गए तो वो खुश हो जाते हैं, ठीक है। फिर पढ़ते हैं इंटेंसिटी ना, मूड वेरिएस बिटवीन इंटेंस एंड शैलो। देखो मूड जो है ना कभी बहुत ज़्यादा डीप होता है और कभी बहुत हल्का होता है ना, कभी बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और कभी माइल्ड होता है। पेशेंट एक्सपीरियंस पैनिक, मैनिया एंड ड्रग इंड्यूस एक्साइटमेंट एज इंटेंस। अब ये मूड जो है ना बहुत सीरियस होते हैं ना, पैनिक अटैक में बहुत सीरियस मूड होता है, मैनिया में, ड्रग एक्साइटमेंट में बहुत सीरियस मूड होता है, ठीक है।
इन कंट्रास्ट अगर हम कंपैरिजन में देखें तो शिज़ोफ्रेनिक हैव अ फ्लैट एंड शैलो मूड। शिज़ोफ्रेनिया में जो है ना इमोशंस बहुत कम होते हैं, ठीक है, और जो उनका जो फेस होता है वो एक्सप्रेशन लेस होता है, फ्लैट होता है, उसमें कोई इमोशन नहीं होते। फ्लैट का मतलब इमोशन लेस, नो इमोशन, रोबोट की तरह वो नज़र आएगा। ड्यूरेशन गिव्स मूड इट्स डायग्नोस्टिक वैल्यू। देखो मूड के मूड जो है ना कितने अरसे से, यही डायग्नोसिस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर पेशेंट जो है उदास फील करे लेकिन सिर्फ 10 मिनट की उदासी थी तो ये इतना ज़्यादा अहम नहीं है। अगर उदास रह रहा है पेशेंट लेकिन हिस्ट्री उसकी 2 हफ्ते पहले से वो उदास है और अभी तक उदास है, तो ये डिप्रेशन का एस्टिमेट कर सकते हैं, मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें और हिस्ट्री भी देखनी होती है। फिर आता है एनर्जी लेवल कैन बी डिटरमाइंड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, ठीक है। इसमें जो है ना एनर्जी मालूम करने के लिए बहुत से तरीके हैं। सबसे पहले मॉनिटर हाउ ऑफन अ पेशेंट ब्रिंग्स अप अ न्यू टॉपिक एंड हाउ वेल ही एलिब्रेट्स ऑन इट। देखिए पेशेंट जो है ना नई बात कितनी बार शुरू करता है और इस पर कितनी तफसीर से बात करता है, ये हमने देखना होता है, ठीक है। आस्क हिम अबाउट हिज लास्ट 24 आवर्स, ठीक है, इससे पूछना होता है कि पिछले 24 घंटों में पेशेंट ने क्या क्या किया। वाज इट ईजी टू गो थ्रू डेली रूटीन्स, ठीक है, तो क्या जो है ना डेली रूटीन के काम पेशेंट आसानी से कर पाता है, ठीक है। देखो डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है ना वो अपनी उसकी डेली लाइफ भी अफेक्ट होती है, ठीक है। अगर वो डेली लाइफ का काम कर पा रहा है तो इट्स नॉर्मल। व्हाट अबाउट न्यू टास्क, क्या नए काम शुरू कर सकता है, ठीक है। आस्क वेदर ही प्लान हिज डे और नॉट, ठीक है, तो क्या अपने नए दिन की जो है वो प्लानिंग कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। डिप्रेशन, अगर कोई डिप्रेशन पेशेंट होगा तो वो कंप्लेन करेगा। द डिप्रेशन पेशेंट कैन नॉट प्लान, डिसाइड, इनिशिएट और कैरी थ्रू एक्शन। देखो जो डिप्रेशन वाला पेशेंट होगा ना वो प्लानिंग नहीं कर सकता, ठीक है, वो अपने डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर पाएगा, वो काम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। फिर आता है ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, है ना। ऑब्सेसिव वरीज अबाउट इनडिसीजंस एंड रिपीटेड चेकिंग। ऑब्सेसिव पेशेंट जो है ना वो बार बार क्या करता है, शक करता है, बार बार चेक करता है। फॉर एग्जांपल दरवाजे को जो है ना 20 बार वो लोग चेक करेगा, ठीक है। फिर आता है मैनिया। द मैनिक इनिशिएट्स लॉट्स ऑफ थिंग्स बट ऑफन टाइम्स फिनिश फ्यू। मैनिया वाला जो पेशेंट होगा ना वो बहुत से काम एक साथ स्टार्ट करता है लेकिन उसे कंप्लीट बहुत कम कर पाता है, ठीक है। फोबिक पेशेंट जो है फोनिक पेशेंट है, ठीक है। द फोबिक पेशेंट रिस्ट्रिक्टेड बाय नमरस अवॉइडेंस। जो फोबिया वाला जो पेशेंट होगा ना वो डर की वजह से बहुत सी जगहों और कामों से बचता है। ये फोनिक नहीं, ये फोबिक है, ठीक है। सही, वो बहुत सी जगहों और बहुत से कामों से बचता है क्योंकि उसे डर होता है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी अपीयर्स एक्टिव बट ही परस्यूज प्लेजर रेदर देन द अकम्प्लिशमेंट्स। देखो जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाला पेशेंट होगा ना ये बहुत एक्टिव लगता है लेकिन इसका जो पर्पस क्या होगा, उसका पर्पस ये होगा सिर्फ अपनी खुशी और अपना मज़ा, तो कोई अच्छी कामयाबी हासिल करना नहीं होता। फिर आता है शिज़ोफ्रेनिक में वॉच टीवी ऑल डे अलोंग। जो शिज़ोफ्रेनी वाला पेशेंट होगा ना वो सारा दिन एक ही काम करता है, बस फॉर एग्जांपल पूरा दिन टीवी देखेगा, पूरा दिन अगर है तो वो सिर्फ BSN ही पढ़ेगा। फिर आता है परसेप्शन, ठीक है। नॉर्मल परसेप्शन ओरिजिनेट्स फ्रॉम स्टिमुलेशन ऑफ स्पेसिफिक सेंसरी रिसेप्टर्स। नॉर्मल परसेप्शन तब होती है जब हकीकत में कोई चीज़ मौजूद हो और हाँ हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स क्या करें, उसे महसूस करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर दरवाजे पे कोई घंटी बजाए आपने सुन लिया, अगर कोई बार बार बजाए फिर आप अपना मूड देखना। पेशेंट विथ हेलुसिनेटरी परसेप्शंस हैव इमेज, ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी इंप्रेशंस इन द एब्सेंस ऑफ वेरीफाइबल स्टिमुलेशन, ठीक है। तो इसमें जो है ना हेलुसिनेशन जो है हमने पहले भी पढ़ा था कि इसमें जो है ना रियल स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता लेकिन पेशेंट जो है ना वो फिर भी जो है ना फील कर रहा होता है क्योंकि वो तो पेशेंट होता है। फॉर एग्जांपल पेशेंट को क्या फील होगा, आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, चीज़ें दिख सकती हैं, ठीक है, सही है। खुशबू या खुशबू महसूस कर सकता है, ठीक है, ठीक है। गस्टेटरी हेलुसिनेशन भी हो सकती है, ठीक है। हालांकि हकीकत में ऐसा हकीकत में कुछ नहीं होता।
बस रियलिटी से कांटेक्ट इनका हट जाता है। डू यू हेयर एनी वॉइसेस व्हेन नोबडी इज़ प्रेजेंट? क्या आपको उस वक्त भी आवाज़ें सुनाई देती हैं जब आसपास कोई नहीं होता? ये भी हमने देखना है। आर यू बॉथर्ड और हैरास्ड बाय वॉइसेस? क्या ये आवाज़ें आपको परेशान या डिस्टर्ब करती हैं? ठीक है। सम पेशेंट्स विद शिज़ोफ्रेनिया आर एम्बिवेलेंट। कुछ शिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो अपनी आवाज़ के बारे में उलझन में होते हैं ना, एम्बिवेलेंट होते हैं, मतलब वो कंफ्यूज होते हैं। वो ये ना पूरी तरह मानते हैं कि उनको आवाज़ें सुनाई दे रही, ना ही वो जो है ना रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, बस वो बीच में होते हैं कि मुझे सुनाई दे भी रही है या नहीं दे रही। सही है, वो एम्बिवेलेंट पेशेंट होते हैं। व्हाट डिड द वॉइस टेल्स यू टुडे? हमने पेशेंट से पूछना होता है कि आज आवाज़ों ने आपसे क्या कहा। ठीक है। इनसाइट टू इनटू हेलुसिनेशन ना, इनसाइट का मतलब ये होता है कि पेशेंट को जो है ना अपनी बीमारी का कितना एहसास है, मतलब अपनी डिजीज़ को लेकर वो सेंसिटिव है या नहीं। इसमें पहला आता है स्टेज 1। इसके कुछ स्टेज हैं, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 ना। स्टेज 1 में जो है ना, प्रीवियसली रिपोर्टेड हेलुसिनेशन हैव नाउ स्टॉप, द पेशेंट हैज़ फुल इंसाइट इनटू देयर मॉर्बिड नेचर। पहले हेलुसिनेशन थी, लेकिन अब क्या है, इस स्टेप में क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो गई। मतलब पेशेंट को पूरी तरह वो क्या है, अवेयर है कि वो बीमारी की वजह से थी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, गुड इंसाइट है। स्टेज 2 में क्या होगा, हेलुसिनेशन वर एक्सपीरियंस इन द पास्ट बट आर नॉट प्रेजेंट नाउ, द पेशेंट बिलीव्स दैट दे वर रियल। इसमें जो है हेलुसिनेशन तो अब नहीं है, लेकिन पेशेंट समझते हैं कि वो हकीकत थी, मतलब इसमें इनसाइट जो है वो कंप्लीट नहीं है। फिर आता है स्टेज 3। हेलुसिनेशन हैव बीन एक्सपीरियंस रिसेंटली बट द पेशेंट रिफ्यूजेस टू टॉक अबाउट देम। देखो, हेलुसिनेशन जो है ना वो प्रेजेंट में ही हुई है, लेकिन पेशेंट जो है उनके बारे में बात नहीं करता। ही सीम्स टू रियलाइज द कंट्राडिक्शन बिटवीन द साइकोटिक परसेप्शन एंड रियलिटी। उसे कुछ अंदाज़ा है कि ये हकीकत नहीं थी, लेकिन वो फिर भी जो है ना खुलकर बात नहीं करता। फिर आते हैं स्टेज 4। द पेशेंट टॉक अबाउट हिज हेलुसिनेशन बट डजंट एक्ट अपॉन देम। देखो, पेशेंट कहता है कि आवाज़ें आती है, लेकिन वो उन पर जो है अमल नहीं करता। सही है, आवाज़ कहती है भागो, लेकिन वो नहीं भागता। ठीक है, वो उनके कमांड को फॉलो नहीं कर रहा होता। फिर आते हैं स्टेप 5। द पेशेंट एक्ट्स अपॉन हेलुसिनेशन, ही अबाउट्स और रिपोर्ट्स द वॉइसेस। और ये सबसे डेंजरस स्टेट है, स्टेज 5 जो है ना सबसे डेंजरस है। ठीक है, इसमें जो है पेशेंट जो है ना क्या करता है, आवाज़ की बात मान लेता है और उनके मुताबिक अमल कर रहा होता है। ठीक है, आवाज़ कहती है कि दरवाज़ा खोलो और पेशेंट जो है ना फ़ौरन दरवाज़ा खोल देता है। ठीक है, ओवरऑल हमने क्या पढ़ा था कि मूड जो है लॉन्ग टर्म फीलिंग होती है, घंटे दिन हफ्ते तक रहता है। मूड के डायमेंशन कितने थे, 4 थे, क्वालिटी, रिएक्टिविटी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन। ठीक है, डिप्रेशन, इंडोजीनियस डिप्रेशन में लैक ऑफ रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, मैनिया में बहुत सीरियस मूड होता है, बहुत से काम शुरू करते लेकिन कंप्लीट बहुत कम कर पाता है। फ्लैट शैलो मूड का मतलब शिज़ोफ्रेनिया और इसमें एनर्जी कम होती है। प्लानिंग डिसीजन जो है, डिप्रेशन का जो पेशेंट है वो एक्शन कंप्लीट नहीं कर पाता है, मतलब जो काम करता है उसको मुकम्मल नहीं कर पाता। ऑब्सेसिव डिसऑर्डर में बार बार चेक करता है, ऑब्सेस होता है। परसेप्शन में जो है वो हकीकत को महसूस करता है। हेलुसिनेशन जो है ना विदाउट स्टिमुलस के देखना, सुनना या महसूस करना, जबकि हकीकत में ना हो। इनसाइट का मतलब पेशेंट को अपनी बीमारी का एहसास है या नहीं, जबकि फुल इनसाइट किस में होती है, स्टेज 1 में होती है। और सबसे डेंजरस स्टेज कौन सा था, स्टेज 5। सही, मतलब पेशेंट जो है ना उन आवाज़ों पर अमल करता है। ठीक है, सही है। फिर आगे है, थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो में हमने जो है ना मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के तमाम अहम टॉपिक्स जो हैं इजी एग्जांपल्स के साथ पढ़ लिए ना, जिनमें था कन्वर्जन, अटेंशन, स्पीच, थिंकिंग, ओरिएंटेशन, मेमोरी था, मूड था, अफेक्ट था, एनर्जी, परसेप्शन और इंसाइट थे, और इसके 5 स्टेजेस भी इंक्लूड थे ना। अगर ये वीडियो आपके लिए जो है मुफीद रही हो तो आप जो है ना इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो जो है ना BS नर्सिंग स्टूडेंट्स के दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ईज़िली पहुंच सके ना।
और अगली वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको जो है ना अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप BSN मेंटल हेल्थ नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, MCQs वाइवा की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम नोट्स चाहिए और उस कंसेप्ट को आसान ज़बान में सीखना चाहते हैं तो स्मार्ट नर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।